उम्मीद करता हूँ आपने सिंगल इनहेरिटेंस को देखा होगा। आपने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी उसको भी आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में, जो कि आपका इनहेरिटेंस का थर्ड टाइप है। ओके, सो बिना किसी देरी के हम यहाँ पे अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, उसके बाद जिससे कि हमारा एक फ्लो बन जाए और हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की तरफ मूव कर पाएँ। जब हमने सिंगल इनहेरिटेंस को पढ़ा था तो वहां पे क्या हो रहा था, केवल एक पेरेंट क्लास थी, दैट इज ए, जिसको आप बेस क्लास भी बोल सकते हो। उस बेस क्लास को हमने इनहेरिट किया था क्लास बी के अंदर। तो ये था आपका सिंगल इनहेरिटेंस, जहाँ पे एक पेरेंट क्लास थी, एक चाइल्ड क्लास थी। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हमने देखा था आपका एक पेरेंट क्लास थी, उसको हमने इनहेरिट किया था बी चाइल्ड क्लास के अंदर। लेकिन इस बी चाइल्ड क्लास को हमने फर्दर इनहेरिट किया है सी चाइल्ड क्लास के अंदर। मतलब यहाँ पे कुछ ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट और सन जैसा कुछ रिलेशन यहाँ पे बन रहा है। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और सिंगल इनहेरिटेंस को डिस्कस करने के बाद आज हम डिस्कस करेंगे इस मल्टीपल इनहेरिटेंस को। इसमें क्या होता है, इसमें आपके दो बेस क्लास होती हैं, क्लास ए और क्लास बी। यहाँ पे आपकी दो बेस क्लास है, मींस दो पेरेंट क्लास है। इन दोनों पेरेंट क्लास को आप इनहेरिट कर रहे हो क्लास सी के अंदर, क्लास सी के अंदर, जो कि इन दोनों का क्या है, चाइल्ड क्लास है। तो इसी को हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसका इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए हम चलते हैं अपने वीएस कोड में। तो यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिख के रखा है पहले से ही। यहाँ पे मैंने एक क्लास ए बनाई है जो कि आपकी फर्स्ट पेरेंट क्लास है। इसके अंदर इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मतलब इसके कुछ मेंबर्स हैं, मतलब कि इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ मेथड्स हैं। तो वेर वन जो है वो क्लास ए का एक एट्रीब्यूट है, एम वन जो है वो क्लास ए का एक मेथड है, जो कि कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लास बी के अंदर मैंने वेर टू बनाया है, एक क्लास एट्रीब्यूट है, और एम टू बनाया हुआ है जो कि एक इंस्टेंस मेथड है। क्लास सी के अंदर अब ध्यान से देखना, इस क्लास ए और क्लास बी दोनों बेस क्लास को मैंने क्या किया है, यहाँ पे क्लास सी के अंदर इनहेरिट किया है। यही आपका क्या है, मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस। यही आपका सिंटेक्स है मल्टीपल इनहेरिटेंस का, जहां पे मैंने क्या किया है, ए और बी दोनों पेरेंट क्लास को मैंने क्लास सी के अंदर इनहेरिट कर दिया। क्लास सी के पास भी खुद की मतलब उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी, जैसे कि वैर थ्री सी का एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, ये वैर थ्री जो है इसका क्लास सी का खुद का एट्रीब्यूट है। एम थ्री क्लास सी का खुद का एक मेथड है। अब मेरे को आप एक बात बताइए, मैंने यहाँ पे क्या किया है, ए और बी दोनों ही क्लासेस को मैंने सी के अंदर इनहेरिट किया है। सिंपल सी बात है, इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है कि अब मैं अगर क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, जो कि मैंने यहाँ पे बना लिया है, क्लास सी के ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं क्लास ए के सारे मेंबर्स को एक्सेस कर सकता हूँ, बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस। क्लास सी के ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं क्लास बी के सारे मेंबर्स को एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इनहेरिटेंस है। साथ में क्लास सी का ऑब्जेक्ट क्लास सी के मेंबर्स को तो एक्सेस कर ही सकता है, क्योंकि वो क्लास सी का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और वही सब मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सी का ऑब्जेक्ट है वो क्लास ए के एट्रीब्यूट को एक्सेस कर रहा है। यहाँ पे जो सी का ऑब्जेक्ट है वो क्लास बी के एट्रीब्यूट को एक्सेस कर रहा है, और यहाँ खुद मतलब कि सी जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी खुद की क्लास के एट्रीब्यूट को एक्सेस कर रहा है, तो कर सकता है। ठीक है, वैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया है, एम थ्री जो है वो क्लास सी का एक मेथड है, एम टू जो है वो क्लास बी का मेथड है, और एम वन जो है क्लास ए का मेथड है। और मैं एक्सेस किसकी हेल्प से कर रहा हूँ, क्लास सी के ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो इसको देखते हैं क्या आउटपुट आता है या नहीं आता। तो आएगा आउटपुट, क्योंकि यहाँ हमने इनहेरिटेंस को फॉलो किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारा कुछ यहाँ पे आउटपुट आपका आ चुका है। तो इतना ये था आपका एक बहुत ही सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लिया जिसने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया कि आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। अब हम थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लेकर आते हैं। ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि अभी हमने यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्टर को इंगेज नहीं किया है, अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को इन्वॉल्व करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हुआ, क्लास ए का मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, क्लास ए का कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ मैं। ठीक है, और इस पुराने वाले कोड को मैं इसलिए हटा रहा हूँ जिससे कि कोड जो है बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ मैं, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और इसके अंदर मैं यहाँ पे सेल्फ पास कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या कहेगा, प्रिंट करेगा एज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एज कंस्ट्रक्टर। अब ध्यान से देखना यहाँ पे होगा क्या,
यहाँ पे क्या है ना, क्लास ए इकलौता क्लास है जिसके पास उसका एक कंस्ट्रक्टर है। क्लास बी भी एक पेरेंट क्लास है लेकिन इसके पास कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है। क्लास सी के पास भी कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। और अभी के लिए मैं इनको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और अब ध्यान से देखना, एक बात आपको पता होनी चाहिए कंस्ट्रक्टर के बारे में, वो ये कि आपका जो कंस्ट्रक्टर होता है वो अपने आप कॉल हो जाता है जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा होता हूँ। जब मैं क्लास इंस्टेंसिएशन कर रहा होता हूँ तो ऑब्जेक्ट अपने, जो आपका कंस्ट्रक्टर है वो अपने आप कॉल हो जाता है। अब हमें यहाँ पे देखना ये है कि अगर मैं क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो क्या इसका, ये जो क्लास सी है इसका जो पेरेंट क्लास है ए, क्या इस पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को ये एक्सेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इसने एक्सेस कर लिया है। क्यों एक्सेस किया है भाई, सीधी सी बात है, इनहेरिटेंस फॉलो हो रहा है। जो ए का है ना वो सब कुछ सी का है, जो बी का है वो भी सब कुछ सी का है। सी तो माला माल हो गया भाई, ठीक है। ए के पास जो कुछ भी है वो सब सी का है, जो कुछ बी के पास है वो सब भी सी का है। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, ये कंस्ट्रक्टर इसने कॉल कर लिया। लेकिन अब बात आती है कि ऐसा हो कैसे पा रहा है, ठीक है। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, MRO, जिसको हम बोलते हैं मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी, MRO से पढ़ने से पहले भी मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ जिसमें आपका जो दिमाग है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। वो एग्जांपल ये है, मान लेते हैं अगर अगर मान लो इस वाले कंस्ट्रक्टर को मैं यहाँ से हटा के इस क्लास बी के अंदर ले आऊँ, क्लास बी के अंदर ले आऊँ और यहाँ पे बीज कंस्ट्रक्टर लिख देता हूँ और इस क्लास को केवल पास लिख देता हूँ, ठीक है। जिस मतलब कि मैं इसमें या फिर कुछ इसके अंदर मैं बना ही देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल var1 इज इक्वल टू एज एट्रीब्यूट, ठीक है। इतना मैंने कुछ भी लिख दिया, ओके। अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो ट्विस्ट किया है ना वो क्या है, वो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि आपका जो ए है वो एक पेरेंट क्लास है। अभी जो लास्ट वाला एग्जांपल था वहां पे क्लास ए के पास उसका खुद का एक कंस्ट्रक्टर था, लेकिन अभी क्लास बी के पास कंस्ट्रक्टर है, क्लास ए के पास कंस्ट्रक्टर नहीं है। अब हमें ये देखना है, अब हमें ये देखना है कि अगर मैं क्लास सी का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो क्या ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर होगा तो ये कैसे, मतलब कि बिहाइंड द सीन क्या वर्किंग हो रही है ये हमें समझना भी पड़ेगा। देखो इतना तो फिक्स है कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल तो होगा, लेकिन ये कॉल कैसे हो रहा है, किस 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 स्टेप्स में ये प्रोसेस जो है हो रही है, उसको समझने के लिए हमें मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर समझना पड़ेगा। बट अभी मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ और आपको आउटपुट दिखाता हूँ। यहाँ पे बीज कंस्ट्रक्टर आपका आउटपुट आ चुका है, लेकिन ये आ कैसे रहा है उसको समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा अपने इधर, ठीक है, इस तरफ, ठीक है। अब समझते हैं इसको, और इसके लिए मैं अपना पेन टैबलेट कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक प्राणी आया है भाई, देखो इसका नाम है मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। ये जो अभी हमने देखा था कि भैया ये जो बी का कंस्ट्रक्टर था ये कॉल हो गया था, ये वाला जो है बी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, लेकिन ये हुआ कैसे। देखो यहाँ पे जो डायग्राम है इसी डायग्राम से समझते हैं, लेकिन एक डायग्राम में मेरे को और ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि मैं फटाफट से यहाँ पे कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट एंड देन ए एंड देन यहाँ पे आपका बी और इधर आपका सी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एरो थे वो डाउनवर्ड थे, इस बार मैं एरो अपवर्ड बनाऊंगा। ऐसा क्यों वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना एक चीज, मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर क्या है। मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर आपका कुछ नहीं है, एक मैकेनिज्म है, ठीक है। एक आपका क्या है, मैकेनिज्म है, आपका एक कॉन्सेप्ट है जो कि फॉलो होता है जब भी हम किसी मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। मैकेनिज्म है, ठीक है। ये मैकेनिज्म जो MRO है, मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आपने यहाँ पे क्या किया, जब आपने यहाँ पे सी क्लास का आपने यहाँ पे क्या किया, अच्छा हाँ ये ऑब्जेक्ट क्या है, एक्चुअली ऑब्जेक्ट जो है ना एक डिफॉल्ट बेस क्लास रहता है पाइथन के अंदर, ठीक है। क्या होता है डिफॉल्ट बेस क्लास, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जितने भी क्लासेस होती हैं, चाहे आप जितने भी क्लासेस बनाओ वो सब आपकी ड्राइव करी जाती हैं ऑब्जेक्ट क्लास से। किससे, ऑब्जेक्ट क्लास से। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ए क्लास है वो भी ऑब्जेक्ट क्लास से ड्राइव हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखो यहाँ पे मैंने अभी, अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दूंगा ना तो भी आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
यहाँ पे भी अगर मैं ऑब्जेक्ट लिख दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो आपका एक डिफ़ॉल्ट बेस क्लास रहता है। अगर आप इसको लिखते हो ठीक, नहीं लिखते तो भी ठीक, लेकिन मैं इसको नहीं लिख रहा जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर क्या है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया सी क्लास का। देखो 15th लाइन पे आपको दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल सी, और ये आपका कैपिटल सी है, और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, इस वाले डायग्राम को देखना है आपको। सबसे पहले एमआरओ क्या कहता है, जो करंट क्लास है उसको सर्च किया जाएगा, उसको सर्च किया जाएगा। तो करंट क्लास कौन सी है आपकी, सी। इस क्लास को मैं सर्च कर रहा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ क्या इसके पास इसका खुद का कोई कंस्ट्रक्टर है। तो देखो यहाँ पे सी क्लास को मैंने सर्च किया, क्या इसके पास खुद का कोई कंस्ट्रक्टर है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास इसका कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो ये जाएगा आपका ए के पास, ये आपका कहाँ पे जाएगा, ए के पास जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। अब जब ये ए के पास गया तो ए क्लास के अंदर ये सर्च करेगा क्या ए क्लास के पास कोई कंस्ट्रक्टर है क्या। देखो यहाँ पे क्या ए क्लास के पास कोई कंस्ट्रक्टर है, नहीं है। तो बेचारा नाराज हो जाएगा। और क्या ये बी के ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, नहीं। ऑब्जेक्ट के पास जाने से पहले ये क्या करेगा, अपना रूट चेंज करेगा। रूट चेंज करने का मतलब है अब ये जाएगा बी के पास। ठीक है, अब ये कहाँ पे जाएगा, बी के पास जाएगा। अब बी क्लास के पास देखेगा क्या बी क्लास के पास कोई कंस्ट्रक्टर है, हाँ यहाँ पे बी क्लास के पास एक कंस्ट्रक्टर है, जिसकी वजह से हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा। अगर आप इसको जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये वाली, ठीक है ये वाली, तो आप सब लोगों को पता है जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। इसीलिए आपको स्क्रीन पे अभी क्या दिखाई दे रहा था, अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था बीज कंस्ट्रक्टर। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है वो एमआरओ को कैसे फॉलो करता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि आपका मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर जो मैकेनिज्म है वो इस मल्टीपल इनहेरिटेंस को कैसे मैनेज करता है, कैसे ऑर्गेनाइज करके रखता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं इस बी क्लास के अंदर भी वो नहीं मिलता तो तब हम जाते ऑब्जेक्ट के पास, और ऑब्जेक्ट के पास तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। तो ये है आपका एमआरओ। एमआरओ जो है ना वो आपका एक्चुअली एक टेक्निक पे काम करता है जिसको हम बोलते हैं डेप्थ फर्स्ट। डेप्थ फर्स्ट, पहले पूरा डेप्थ में जाएगा एंड लेफ्ट टू राइट। ठीक है, डेप्थ फर्स्ट लेफ्ट टू राइट, ये वाली जो टेक्निक है ये फॉलो कर रहा है, और आपको दिख भी रहा होगा। पहले सी पे था, सी के बाद ये ए पे गया, तो पहले डेप्थ में गया, उसके बाद ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, फिर ये ए के बाद ए में गया, ए के बाद बी में गया। ऑब्जेक्ट को ये सबसे एंड में एक्सेस करेगा, इस ऑब्जेक्ट को ये सबसे एंड में एक्सेस करेगा। ठीक है, एक और यहाँ पे कंडीशन होती है, वो कंडीशन ये है कि हर एक क्लास जो है वो एक ही बार विजिट करी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सी को इसने एक बार विजिट किया, उसके बाद इसने ए को एक बार विजिट किया, एंड देन बी को विजिट किया एक बार, उसके बाद ये लास्ट में ऑब्जेक्ट को विजिट करेगा। ठीक है, तो ये है आपका एमआरओ। अब थोड़ा सा और डीपली हम जाते हैं, थोड़ा सा और डीपली जाने के लिए हम जो यहाँ पे कुछ और प्रोग्राम्स लिखते हैं। ठीक है, ओके, अभी हम बात करते हैं, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये कंस्ट्रक्टर जो है ये दोनों के पास होता तो क्या होता। ठीक है, अगर ये कंस्ट्रक्टर दोनों के पास होता तो क्या होता। अभी तो हमने ये देखा कि आपका केवल ए के पास कंस्ट्रक्टर था तो बी के पास नहीं था, अगर बी के पास कंस्ट्रक्टर है तो ए के पास नहीं है। अभी हमने ये दो केसेस देखे, लेकिन अब हम जो केस देखने वाले हैं वो ये है कि अगर आपका दोनों के पास कंस्ट्रक्टर है, ए के पास भी कंस्ट्रक्टर है और बी के पास भी कंस्ट्रक्टर है, और बेचारा सी अब पड़ गया दुविधा में, सी दुविधा में पड़ गया। वो अब ये कहेगा कि भाई मैं किस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करूं, मैं ए के कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा या बी के कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को आउटपुट भी पता लग गया होगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका सी क्लास में सर्च होगा, लेकिन सी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो यहाँ से आउटपुट कहाँ पे, यहाँ से फ्लो कहाँ पे जाएगा, कंट्रोल जाएगा ए के पास। ए क्लास में सर्च किया जाएगा, क्या ए क्लास के पास कंस्ट्रक्टर है, तो हाँ इस बार तो ए क्लास के पास कंस्ट्रक्टर है, तो यहीं पे सब कुछ रुक जाएगा और आउटपुट में आपको एज कंस्ट्रक्टर दिखाई दे जाएगा। देखो एज कंस्ट्रक्टर आपको दिखाई दे गया। ठीक है, और एक और हम केस देख लेते हैं, मान लेते हैं इसके पास इसका खुद का कंस्ट्रक्टर है, फॉर एग्जांपल डेफ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, इधर मैंने यहाँ पे सेल्फ लिख दिया। ठीक है,
अब सी जो है ना, अब सी कह रहा है भाई मेरे को कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना, मेरे को अपना खुद का कंस्ट्रक्टर रखना है। तो अब ये बेचारा थक के अपना खुद का कंस्ट्रक्टर बनाने जा रहा है, ठीक है, सीज कंस्ट्रक्टर। ओके, अब हम देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। तो फिर से अभी हम अब क्या होगा, फिर से हम इस वाले डायग्राम को देखते हैं। सबसे पहले सी क्या करेगा, अपनी ही क्लास को सर्च करेगा। जो सी ऑब्जेक्ट है वो अपनी क्लास को सर्च करेगा, देखेगा कि क्या इसके पास खुद का कोई कंस्ट्रक्टर है, अगर है तो वो उसको कॉल कर देगा और आगे वो नहीं बढ़ेगा, फर्दर प्रोसीड वो नहीं करेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सीज कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे सी का कंस्ट्रक्टर जो है वो आ चुका है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसे एमआरओ जो है वो इसको हैंडल कर रहा है, कैसे जो सारी चीज़ें काम कर रही हैं। अब एक बात आती है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना, ये जो सी है इसने अपना खुद का कंस्ट्रक्टर बना लिया, लेकिन बेचारा बहुत संस्कारी लड़का है और बोल रहा है कि मेरे को अपने पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल करना है। तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करेगा, तो उस सब के लिए मैंने आपको एक सुपर नाम का मेथड बता के रखा है, वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, सुपर मेथड डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। अभी देखते हैं क्या होगा। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो वही सबसे पहले ये क्लास सी जो है, सबसे पहले क्लास सी सर्च होगी। सी क्लास सर्च होगी तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा। तो आउटपुट में सबसे पहले आएगा सीज कंस्ट्रक्टर, उसके बाद ये देखेगा कि यहाँ पे फर्दर एक और कंस्ट्रक्टर को कॉल किया गया है, और यहाँ पे जो सुपर है ये रिप्रेजेंट करता है पेरेंट क्लास को। लेकिन अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे तो दो पेरेंट हैं, एक आपका ए और एक आपका बी। अब ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो आपको याद रखना है ये जो सुपर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाले ए को जो पहले लिखा गया है यहाँ पे, ये जो ऑर्डर है, ठीक है, इस ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा है। तो याद रखना ये ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो सी का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद यहाँ पे ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन अभी ये भी बोल रहा है कि भाई मेरे को क्या करना है ना, मेरे को केवल, मैंने अपना कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया, मैंने ए का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया, पर मुझे बी का कंस्ट्रक्टर भी कॉल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए दो तरीके हैं, इस चीज़ को करने के दो तरीके हैं। तो मैं पहले आपको सिंपल वाला तरीका बता देता हूँ। सुपर एंड इधर आपको ए लिखना है एंड इधर सेल्फ पास करना है और इधर आपको फिर अंडरस्कोर इनिट। कैसे काम कर रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, अभी इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो सी का कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो गया, ए का कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो गया, बी का कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा, आपको सिंपल क्या करना था, जब आप केवल सुपर लिख रहे हो, केवल आप यहाँ पे सुपर लिख रहे हो ना, तब भाई ये क्या करेगा ना, केवल इस ए के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ऑर्डर इसका उल्टा कर दूँ, इधर बी कर दूँ इधर ए कर दूँ, तो यहाँ पे देखना ये जो सुपर है ना, ये सुपर आपको क्या करेगा, बी के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। उसके बाद मेरे को यहाँ पे बी लिखना पड़ेगा, जैसे कि ए का कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो। तो यहाँ पे देखो उल्टा हो गया, बी इज कंस्ट्रक्टर और ए इज कंस्ट्रक्टर। अभी आउटपुट क्या था, ए इज कंस्ट्रक्टर और बी इज कंस्ट्रक्टर। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम जो है ना अल्टरनेट भी देखने वाले हैं। इसका अल्टरनेट क्या है, ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसका अल्टरनेट क्या है। इसके अल्टरनेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको, ये जो सुपर डॉट इनिट है इसको कॉपी करके इसके दोनों पेरेंट जो है ना, ए आपका जो पेरेंट है ये वाला, इसके अंदर भी मेरे को ये लिखना पड़ेगा, इसके अंदर भी मेरे को ये लिखना पड़ेगा, कंट्रोल एंटर, इधर लिखना पड़ेगा इसको, एंड देन इधर भी मेरे को इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका ऑल्टरनेट है। अगर किसी को वो वाला मेथड नहीं समझ में आया पहला वाला, तो वो इस तरीके से कर सकता है। आपको बस क्या करना है, इस सुपर डॉट इनिट को हर एक बेस क्लास के अंदर डाल देना है, क्लास ए के अंदर भी, क्लास बी के अंदर भी, और इसके अंदर तो जरूर से डालना है, तो भी आपका आउटपुट सेम ही आएगा। देखो सी इज कंस्ट्रक्टर, बी इज कंस्ट्रक्टर, ए इज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये काम कैसे हो रहा है इसके लिए मैं आपको इस वाले डायग्राम को फिर से समझाता हूँ। ये वाला जो डायग्राम है आपका, ये मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर का, ठीक है, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ कि काम जो है कैसे हो रहा है। सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ही आपने इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट किया, ध्यान से समझना, जैसे ही आपने इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट किया तो होगा क्या, सी अपने आप में सी अपने कंस्ट्रक्टर को देखेगा, जो सी ऑब्जेक्ट है वो अपनी खुद की क्लास को क्या करेगा, देखेगा यहाँ पे। ठीक है, जब वो सी क्लास को, खुद की क्लास को सर्च करेगा सी ऑब्जेक्ट, तो उसको देखेगा कि
यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर उसको मिल जाएगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर, और वो क्या कर देगा, सबसे पहले सीज कंस्ट्रक्टर आउटपुट जो है वो प्रिंट कर देगा। तो क्या प्रिंट करेगा वो, यहाँ पे मैं आउटपुट भी दिखा देता हूँ आपको साथ के साथ, सीज कंस्ट्रक्टर, कुछ इस तरह से आपको आउटपुट मिल जाएगा। स्पेलिंग को मारो गोली, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। ओके, लेकिन वो देखेगा कि यहाँ पे सुपर डॉट इनिट भी है, यहाँ पे क्या है, सुपर डॉट इनिट भी है। इसका मतलब क्या हुआ, सुपर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो क्या करेगा, इस ए के पास जाएगा, ठीक है, इस ए के पास जाएगा, और ए के पास जाने के बाद वो क्या करेगा, ए के पास जाने के बाद वो इस वाले काम को कर देगा। सबसे पहले एज कंस्ट्रक्टर प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटपुट में एज कंस्ट्रक्टर, ठीक है, एज कंस्ट्रक्टर। ओके, ये बार बार स्पेलिंग गलत हो जाती है, एज कंस्ट्रक्टर। लेकिन वो देखेगा कि यहाँ पर भी मेरे को क्या मिला है, सुपर डॉट इनिट मिला है, यहाँ पर भी तो एक सुपर डॉट इनिट है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस ए क्लास का भी जो पेरेंट क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर दो। और आप सब लोगों को इस डायग्राम में पता लग रहा होगा ए क्लास का, अब आप यहाँ पे कह रहे होंगे कि अरे ये क्या पागल हो गया, ए क्लास का तो कोई पेरेंट है ही नहीं। लेकिन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था, ऑब्जेक्ट जो क्लास होती है वो बाय डिफॉल्ट हर एक क्लास का पेरेंट क्लास होती है। तो अब जो कंट्रोल है वो कहाँ पे जाएगा, ए के बाद कंट्रोल जाएगा ऑब्जेक्ट के पास। लेकिन आप लोगों को पता है ऑब्जेक्ट के पास तो कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, इसीलिए क्या होगा, कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा बी क्लास के पास, ठीक है, बी क्लास के पास कंट्रोलर जो है आपका कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा, और इस वाले इनिट को वो सर्च करेगा और वो देखेगा कि यहाँ पे सबसे पहले क्या है, बीज कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट में आएगा फिर आपका बीज कंस्ट्रक्टर, ठीक है, बीज कंस्ट्रक्टर। ओके, ये मैं पता है किस ऑर्डर के लिए बता रहा हूँ, ये मैं ऑर्डर के लिए बता रहा हूँ इस वाले के लिए। यहाँ पे अगर पहले ए है, यहाँ पे पहले बी है, ठीक है, तभी तो यहाँ पे सबसे पहले एज कंस्ट्रक्टर आएगा, बीज कंस्ट्रक्टर आएगा। ओके, अब हमने क्या क्या कर लिया, सी को हमने ट्रेवल कर दिया, ट्रेवर्स कर दिया, ए को ट्रेवर्स कर दिया, ऑब्जेक्ट को ट्रेवर्स कर दिया। लेकिन अभी आप इस वाली लाइन कोड देखो फटाफट से, यहाँ पर भी सुपर डॉट इनिट लिखा हुआ है। तो वो देखेगा भाई बी क्लास का पेरेंट तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट को तो हम ट्रेवर्स कर चुके हैं। मैंने आपसे क्या बोला था, हर एक क्लास को केवल एक ही बार ट्रेवर्स किया जा सकता है। जब आप यहाँ से ए के बाद ऑब्जेक्ट के पास गए थे तो ऑब्जेक्ट के पास कोई कंस्ट्रक्टर नहीं था, तभी तो आप बी के पास आए। बी के आपने यहाँ पे बी कंस्ट्रक्टर का काम किया, लेकिन यहाँ पे फर्दर सुपर डॉट इनिट है। अब बी का पेरेंट तो ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट के पास कोई क्लास नहीं है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दोबारा से यहाँ पे जो है ट्रेवर्स नहीं करेंगे, हम यहीं पे काम खत्म कर देंगे। काम खत्म करेंगे तो आपको जो है आउटपुट फाइनल ये मिलेगा। एक बार इसको मैं आपको रन भी करा के दिखा देता हूँ। देखो, सीज कंस्ट्रक्टर, एज कंस्ट्रक्टर, बीज कंस्ट्रक्टर। आई होप आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में ये तो सब समझ में आ गया होगा, और आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस भी समझ में आया होगा, एमआरओ वगैरह भी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मानता हूँ वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे सारे के सारे केसेस को यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, जिसकी वजह से वीडियो लंबा हो गया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।